हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक इंग्लिश बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 एवलिन ग्लीनी लिसनिंग टू साउंड विदाउट हियरिंग। इसका ये मतलब है जो एवलिन ग्लेनी है, जो मल्टी इंस्ट्रूमेंटल है, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हैं लेकिन उसको फील करती हैं, वो बिना सुने वो उस चीज़ को फील करती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डेफ होती हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो बात ये हो रही है कि जो एवलिन है वो रेलवे स्टेशन पे रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जारी रहती हैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन ऑडिशन के लिए। तो वो रहती हैं 17 ईयर्स की जब वो देने जा रही रहती हैं ऑडिशन। वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ फील हो जाती है, ये चीज़ सेंस हो जाती है कि ट्रेन आ रही है। वो कैसे? बाय दी वाइब्रेशन। प्लेटफॉर्म में जो वाइब्रेशन होता है ट्रेन का, उनसे उन्हें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। तो अब अपन जाते हैं फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था उनके साथ, क्या कैसा। तो जो एवलिन रहती हैं, एक उनके स्कूल पे एक प्रोग्राम होता है जिस पे उनको बजाना रहता है पियानो। तो पियानो के लिए वो वेट कर रही रहती है, उन्हें बजाना होता है पियानो। लेकिन स्टेज से जब उन्हें अनाउंस किया जाता है उनका नाम कि एवलिन आप यहाँ के बजाइए, लेकिन उनने उस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना वो वहाँ से अपनी जगह से हिली, वो अपनी जगह से मूव भी नहीं हुई। तो उनकी मम्मी जो रहती हैं उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ। आइज़ाबेल ग्लेनी जो उसकी मम्मा रहती हैं, उन्हें डाउट हुआ कि क्या प्रॉब्लम है करके, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जो एवलिन रहती हैं उन्हें ये चीज़ पता रहती है और वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबसे ये चीज़ छुपाती हैं कि उन्हें कम सुनाई देने लगा है। तो जब वो रहती हैं 11 साल की, 11 साल की जब वो होती हैं, तो उनके जो मार्क्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी कम सुनने की, उसके कारण उनके मार्क्स डिडक्ट होने लगे। तो जो उनके हेड मास्टर थे, उन एवलिन के पेरेंट्स को बुलाए, उन्हें बोला कि प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। तो डॉक्टर ने बताया कि जो एवलिन की हियरिंग पावर है, जिसकी नर्व्स है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, जिसके कारण अब वो सुन नहीं पाएंगी, मतलब बहुत कम सुन पाएंगी वो। ये होता है, वो उनके पेरेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इन्हें डेफ वाले स्कूल भेजिए, जहाँ पे ये लोगों की स्पेशल केयर होती है, वहाँ भेजिए। एक ही मतलब थोड़े ही समय पे एवलिन की लाइफ में पूरा ब्लैक हो गया। क्योंकि किसी इंसान को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा है तो सब कुछ ब्लैंक ही होगा ना। तो वही सीन एवलिन के साथ था। लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया। उसने बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से ही स्पेंड करूँगी, अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से ही रहूँगी मैं। फिर जब वो अपने न्यू स्कूल में जाती हैं तो उन्हें एक दिन नोटिस किया कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही थी। ज़ाइलोफोन रहता है जो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, रॉ वुडन का रहता है, वो बजा रही थी, उसको प्ले कर रही थी। तो जो ये रहती हैं एवलिन, ये चाहती थी कि ये भी इसे प्ले करना चाहें, लेकिन उस स्कूल की जो टीचर्स रहते थे वो उन्हें डिस्करेज करती थी कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे नहीं कर सकती। तो उन्हें डिस्करेज करते थे उन लोग। लेकिन एक जो उनकी टीचर थे, मतलब मेल थे, रॉन फॉबस, उनने एक दिन देखा कि नहीं, ये लड़की कुछ कर सकती है। उनने उनके अंदर कोई पोटेंशियल देखा। तो उनने बोला एवलिन के लिए, उनने उनको 2 ड्रम्स ला के दिए, बड़े बड़े उनने ड्रम्स लेके आए। उनने बोला एवलिन को कि तुम्हें इन्हें सुनना नहीं है, इन्हें फील करना है, तुम्हें इन सबको फील करके बताना है। तो उन्होंने ट्राई किया ये सेंस करना। तो जैसी हाई होती थी ड्रम की बीट, मतलब साउंड ज़्यादा होता था, वाइब्रेशन हाई होती थी, जो एवलिन का अपर पार्ट होते थे उस पर वाइब्रेशन जाती थी, वेस्ट के अप पे उनकी वाइब्रेशन जाती थी, वो उसको फील कर सकती थी। जैसी सेकंड में ड्रम, जो सेकंड ड्रम रहता है उसमें वाइब्रेशन कम होती थी, तो वेस्ट के डाउन पे उनको वाइब्रेशन जाती थी। इसी तरह से लगातार उनने इस चीज़ को रिपीट किया, एक्सरसाइज किया इस टाइप की। तो एवलिन को उनकी बॉडी पे सेंसेस होना स्टार्ट हो गया। तो जो एवलिन थी उन्होंने यूके का भी टूर किया। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का भी उन्होंने टूर किया। और किसके साथ उन्होंने टूर किया? ऑर्केस्ट्रा वाले, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं अपन, उनके साथ उनने टूर किया। द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी तब उनने यूके का टूर किया। तो उनने फिर डिसाइड किया
कि वो अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को जगह देंगी, सिर्फ म्यूज़िक को जगह देंगी, म्यूज़िक से ही अपनी लाइफ स्पेंड करेंगी। तो उन्हें ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो वहाँ पे उनके स्कोर थे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गए इन दी हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उनके हिस्ट्री पे। तो जब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करती थी उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं सोलो परफॉर्मेंस दूंगी, सोलो अपने प्रोग्राम्स करूँगी, अपने फंक्शंस करूँगी। तो उनने फिर अपने जो 3 साल का उनका कोर्स था उसको कंप्लीट किया। उसी 3 साल के बीच उनने बहुत सारे अवार्ड गेन किए। तो एवलिन को ये भी बोला गया कि वो वर्ल्ड की मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैड एक इंटरनेशनल शेड्यूल। मतलब एवलिन को ये घोषित कर दिया गया कि ये हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हैं। कैसे? डेफ होने के बावजूद वो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हैं। क्यों बजा सकती है? क्योंकि वो इस चीज़ को सेंस करती हैं। उन्हें अपनी बॉडी में पूरी वाइब्रेशन रखी हैं उसकी, उन्हें उनकी जो बॉडी के पार्ट हैं हर चीज़ वो फील कर सकती हैं म्यूज़िक को अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से। सब बताते हैं जो एवलिन के फंक्शंस रहते हैं लोग उनको बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उनके फंक्शन के लिए। और जो 1-2 घंटे की मीटिंग रहती है एवलिन की बाकी लोगों के साथ, सबके साथ, तो लोग ये कहते हैं कि जो एवलिन रहती हैं वो किसी के भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करती हैं, मतलब हर एक की बात को जल्दी जल्दी सुनती हैं, बहुत ही फ्लॉलेसली उनका आंसर देती हैं, पोलाइटली, बहुत अच्छे से। एवलिन कहती हैं कि जिन लोगों की बियर्ड होती है उनको मैं थोड़ा कम समझ पाती हूँ, मुझे बहुत ट्रबल होता है उनको समझने में। क्यों होता है? क्योंकि बियर्ड होती हैं तो वो लिप्स रीड नहीं कर पाती। वो कहती हैं वो लिप्स के साथ साथ पूरा फेस पढ़ती हैं, स्पेशली आइज़ को पढ़ती हैं, वो उस पर ध्यान देती हैं कि क्योंकि आइज़ से एक्सप्रेशन पता चलता है। सब लोग कहते हैं कि मैं स्पीच क्लियर कर सकती हूँ, सबके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मुझे सुनाई देता था। जब मैं 11 साल की थी तब तक मुझे सुनाई देता था। लोग ये कहने लगे कि अगर इन्हें अब सुनाई नहीं देता तो फिर इन्हें फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़ कैसी पढ़ी। लोगों को इस चीज़ का शौक लगता था। वो कहती हैं जो म्यूज़िक है, वाइब्रेशंस हैं, सेंसेस है, उनकी बॉडी में हर जगह है। जब वो ज़ाइलोफोन बजाती हैं तो उसको जो उसके साउंड्स रहते हैं उसको जो वाइब्रेशन रहती है उसको फील कर सकती हैं। फिर वो कहती है ज़ाइलोफोन बजाते टाइम जो उनकी फिंगर टिप्स रहती हैं उससे उसके साउंड को फील करती हैं। वो कहती हैं जब वुडन प्लेटफॉर्म में मतलब फंक्शंस करती हैं या वुडन प्लेटफॉर्म को प्ले करती हैं किसी भी टाइप का, तो जो उनके शूज़ रहते हैं उसको रिमूव कर देती हैं ताकि वो उस वाइब्रेशन को फील कर सके, उनके बेयर फीट को फील कर सके, अपर लेग्स पे वो चीज़ें उनकी फील हो सकें। ये होता है इन 1991 पे। जो एवलिन रहती है उन्हें अवार्ड दिया जाता है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिग्यूज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। उन्हें सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। ये कौन कहता है? जेम्स ब्लैंडिस। वो बोलते हैं जेम्स ब्लैंडी कि भगवान ने इनसे एक चीज़ ज़रूर ली है, कम मतलब सुनने की, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है कि ये म्यूज़िक को फील कर सकती हैं उस चीज़ को बिना सुने। उन्हें बोला जो चीज़ हम सुन सकते हैं ये उस चीज़ को सिर्फ फील कर सकती है, हमसे ज़्यादा डीपली ये उस चीज़ को फील करती हैं, इसलिए इतना खूबसूरती से ये म्यूज़िक को ये डिस्क्राइब करती हैं। तो जो एवलिन रहती हैं उन्हें कन्फेस किया रहता है कि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब काम पे डूबे रहना, उन्हें हर वक्त काम रहता है। जब वो उनके क्या कहते हैं ये कॉन्सर्ट्स जो रहते हैं, उनके प्रोग्राम्स रहते हैं, जब वो उसमें भी बिज़ी रहती हैं तो जो फ्री कंसर्ट करती हैं, वो फ्री कंसर्ट करती हैं प्रिजन और हॉस्पिटल में जाके, मतलब वो जेल में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके फ्री कंसर्ट्स करती हैं, अपने फ्री प्रोग्राम्स देती हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं और वो हाई प्रायोरिटी देती है जो अभी के यंग म्यूजिशियंस रहते हैं उनको मतलब सुनती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। जो एन रिचलिन ऑफ द बेथहोवन फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रंस, जो एक फ़ंड रहता है चिल्ड्रंस के लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए, वो जो देती हैं वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो ये कहती हैं जो एवलिन है ये डेफ चिल्ड्रंस के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, हैंडीकैप बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जब वो इन्हें देखते हैं हैंडीकैप बच्चे इन्हें कि जब ये कर सकती हैं फिर हम तो कर ही सकते हैं, इन्हें देख के बहुत से लोग प्रेरित होते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। तो
इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है और ये सीखने को मिलता है, जो एवलिन रहती हैं वो ना सुनने के बावजूद इतनी बड़ी मुकाम पा सकती हैं, तो हम तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हमें ये है कि खुद पे विश्वास रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे वो करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है जॉस्टली, मतलब झटकना, पुश रफली। सेकेंड स्लाइड, थोड़ा, स्मॉल एंड थिन। थर्ड वर्कहॉलिक, इनफॉर्मल, वर्कहॉलिक मतलब काम में डूबे रहना, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। फोर्थ डाउटिंग, कठिन। इंस्पायरिंग म्यूजिशियन, आकांक्षी संगीतकार, अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी म्यूजिशियन। सिक्स impaired, बिगड़ा, weakened, xylophone, xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of different length. Percussionist, ताल वादक, a person who plays the drum, the tabla, etc. Potential, क्षमता, quality or ability that can be developed. Tingles, cause a slight pricking or striking sensation. Reasons, अनुनादों, audition दिया, give a short performance so that the director could decide whether she was good enough. Intriguing, दिलचस्प, flawlessly, दोष रहित, without a fault or mistake. Let, प्रफुल्ल, a week of speak. तो अब हम आते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस पे। पहला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमिक म्यूज़िक। वो ये पूछ रहा है एवलिन कितने साल की रहती है जब वो रॉयल एकेडमिक म्यूज़िक के सेंटर पे गई थी। उसका आंसर है शी वॉज 17 ईयर ओल्ड। वो सिर्फ 17 साल की थी जब वो वहाँ गई थी। सेकेंड क्वेश्चन व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस व्हेन इट वॉज कन्फर्म्ड। इस पर यह पूछ रहा है कि पहली कब उनकी जो डेफनेस थी कब पता चली, कब नोटिस हुई। दूसरा क्वेश्चन व्हेन इट वॉज कन्फर्म, कब उन्हें ये यकीन हुआ कि ये वाकई डेफ हैं। इसका आंसर है हर डेफनेस वॉज नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड। जो उनकी डेफनेस थी वो उनकी मदर द्वारा देखी गई जब वो 8 साल की थी और वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। इट वॉज कन्फर्म व्हेन शी वॉज 11 ईयर ओल्ड। ये चीज़ कब कन्फर्म हुई, जब वो 11 साल की थी। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। इसका ये आंसर है कि एवलिन को किसने हेल्प किया था म्यूज़िक कंटिन्यू करने के लिए और उसने क्या किया था और उसने उसको क्या बोला। इसका आंसर है द स्पेशलिस्ट एडवाइस दैट एवलिन शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। जो स्पेशलिस्ट थे उनने एवलिन को सजेस्ट किया कि आप डेफ वाले स्कूल पे जाइए, वहाँ पे आप अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। बट शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल एंड परसुएड हर इंटरेस्ट इन मूवी। तो जो एवलिन थी उन्हें ये बोला मैं नॉर्मल ज़िंदगी ही जीऊँगी, मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में मैं उस पर ध्यान दूँगी। शी वॉज हेल्प टू कंटिन्यू म्यूज़िक बाय मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लैंडिस। जो उसको एवलिन थी उनको हेल्प किसने किया था कंटिन्यू रहने के लिए म्यूज़िक पे, मास्टर जो रहते हैं जेम्स ब्लैडिस। ही सैड गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। उन्हें बोला भगवान ने इनसे एक चीज़ ज़रूर ली है ना सुनने की, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ इन्हें दी है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं नेम दी वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म। इस पे ये बोला गया है कि ऐसी और कौन सी एक्स्ट्रा प्लेसेस थी जहाँ पे एवलिन ने परफॉर्म किया था, मतलब अपने प्रोग्राम दिए थे। इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स। उन्होंने बोला जो उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स थे उसके अलावा भी उनने फ्री कॉन्सर्ट्स दिए हैं प्रिजन और हॉस्पिटल में, मतलब जेल में और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्योरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। उनने ये भी किया था कि जो उनकी प्योरिटी थी
उन्हें हाई जो उनकी प्रायोरिटी थी वो जो नए यंग म्यूजिशियंस थे उन पे ध्यान दिया, उनने उनकी क्लासेस लेनी चालू की, उनको क्लासेस देती थी। शी ऑल्सो परफॉर्म्ड फॉर बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, उनने यहाँ पे भी परफॉर्म किया है, बेथोवन फंड्स पे डेफ चिल्ड्रन के लिए उनने परफॉर्म किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है हाउ डज एवलिन हेयर म्यूज़िक। इसमें ये क्वेश्चन है कि एवलिन म्यूज़िक को कैसे सुनती है, कैसे फील करती है। इसका आंसर है फॉर म्यूज़िक एवलिन, जो म्यूज़िक रहता है उसके लिए एवलिन बोलती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन दी स्किन, माई चेक बोन्स एंड इवन माई हेयर। वो कहती है कि जो म्यूज़िक है वो मेरी बॉडी में, मतलब मैं हर, मतलब जो भी मेरी बॉडी के पार्ट है मैं सब में उसको फील कर सकती हूँ, जहाँ तक कि मेरे टिंगल्स में स्किन है उस पर फील कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। When she play the xylophone, she can sense the sound passing up the sticking into her fingertips। वो कहती है जब वो xylophone बजाती है तो उसकी फिंगर टिप्स रहती है, उसको साउंड वहाँ पे फील होता है, वहाँ पे उसकी वाइब्रेशन होती है जब साउंड पास होता है। तो by leaving she drums she can feel the resonance flowing into her body। वो कहती है जब वो ड्रम बजाती है तो वो उसको फील कर सकती है अपनी बॉडी पे, जो उसका वाइब्रेशन रहती है, जो उसकी बॉडी में फ्लो होता है म्यूज़िक, वो उसको फील कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़ सो दैट वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयरफुट एंड अप लेग। वो ये कहती है जब वो वुडन प्लेटफॉर्म में रहती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है, तो जो उसके शूज़ रहते हैं उसको रिमूव कर देती है। रिमूव क्यों करती है? कि जो वो वाइब्रेशन है, जो म्यूज़िक है, वो उसको अपने पैरों के द्वारा फील कर सके। हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे NCERT बुक बिहेव टेक्स्ट बुक इंग्लिश का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे। पहला वर्ड है जेनेरिक नेम, सामान्य नाम, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। रीड इट। गन्ने का wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet, etc. Auspicious शुभ का promising to bring good fortune. Indispensable अपरिहार्य without which a piece of work cannot be done. अब आते हैं दूसरे डिफ़िकल्ट वर्ड पे। assembles, इसका ये मतलब होता है कलाकारों की टोली। Things here instrument consider as a group. Paternal ancestors पटना एकर। On end अंत में। For a very long time without stopping. Taken in by द्वारा लिया गया। Attracted और charmed by। अब आते हैं अगले डिफ़िकल्ट वर्ड से। Souvenirs स्मृति चिन्ह। Things given in memory of a place, person or even. Celluloid old fashioned way of referring to films। अब आते हैं अगले डिफ़िकल्ट वर्ड पे। Conferred संदर्भ। Given usually an award, a degree। Converted प्रतिष्ठित। Much desired। Devotee धार्मिक। Believing strongly in a religion and obeying its law and following its practices। Venture उपक्रम। Project that often involves risks। चारबस्टर रिकॉर्ड ब्रेकर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी की। स्टोरी क्या है? स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो एम्परर रहते हैं औरंगज़ेब, उन्हें अपने महल में, अपनी रियासत में जो पुंगी रहती है उसको बैन करा दिया रहता है। उसको बैन वो क्यों कराते हैं? क्योंकि उन्हें, मतलब उसका जो साउंड रहता है वो उन्हें पसंद नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो बहुत ही अनप्लीजेंट रहती है, उस पर कुछ वो नहीं रहता है, अच्छा सुनने के लिए नहीं रहता। उसकी जो धुन रहती है वो बहुत ही बेसुरी रहती है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको नहीं सुनना चाहिए। तो उन्हें अपनी रियासत में उसको बंद करा दिया। एक वक्त ऐसा आया कि लोग उस चीज़ को बजाते ही नहीं थे, पुंगी को लोग ने बजाना ही छोड़ दिया क्योंकि वो रियासत में बंद हो चुकी थी। तो वहाँ पे एक बार्बर था, एक नाई था उन्हीं के रियासत पे। वो ये सोचा, वो प्रोफेशनली एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग था। उसकी फैमिली पे लोग थे जो म्यूज़िक सुनते थे, गाते थे,
म्यूजिशियंस थे उसकी फैमिली पे जो बार की। तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिसमें अच्छी सी आवाज़ आए, मैं पुंगी की जो टोन है उसको सुधारने की वो कोशिश करता है। तो उसने क्या किया, उसने एक स्टिक ली, पतली सी लकड़ी ली, उस पर उसने 7 होल किए। तो वो उनको एक छेद को बंद करता था, दूसरे को बंद करता था, तो उससे उसको आवाज़ अच्छी आने लगी। मतलब उस चीज़ से, उस इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ अच्छी आने लगी, मतलब धुन अच्छी आने लगी उसने। तो उसने क्या किया, एक बार रॉयल्टी मतलब कोर्ट होती थी राजा की, वहाँ पे उसने सबको सुनाया ये धुन जो उसने बनाई थी, उसको उसने सबके सामने प्रेजेंट किया। तो सबने बोला हाँ ये अच्छी है, पुंगी से तो ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है, बहुत सुरीला है, ये टोन भी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये इसका नाम क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ जो थी पहली बार सुनी गई थी राजकोट पे, शाहस चैम्बर पे ये चीज़ सुनी गई। और जिसने इस चीज़ को बनाया, जिसने सुनाया, वो था एक नाई। तो इसका नाम क्या रह गया, शहनाई। तो शहनाई का नामकरण यहाँ से हुआ, ये कह सकते हैं। तो शहनाई यहाँ से बनी। तो शहनाई को जो क्या कहते हैं क्लासिकली फेमस हुई, जो रॉयल पे कोर्ट्स रहते थे राजा महाराजा के, उसमें 7 इंस्ट्रूमेंट रहते थे, उसमें से एक शहनाई बनी। शहनाई का भी यूज़ होने लगा, इतनी फेमस हो गई। इसका क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल खान को। उनने इस चीज़ को इतना आगे बढ़ाया, इतना क्लासिकल बनाया कि राजा इसको यूज़ करने लगे। ये शहनाई का यूज़ कब होता है, टेम्पल्स पे यूज़ होता है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग पे इसका यूज़ होता है शहनाई का। तो अब आते हैं बिस्मिल खान पे। ये तो हो गई शहनाई की बात, अब आते हैं बिस्मिल खान पे। जो बिस्मिल खान रहते हैं उनका जन्म हुआ रहता है 21 मार्च 1916 पे, और वो अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बिहार के रहते हैं। जो उनके ग्रैंडफादर रहते हैं रसूल बुरिक खान वॉज दी शहनाई नवाब। जो उनकी ग्रैंडफादर रहते हैं वो शहनाई नवाब रहते हैं भोजपुर किंग के कोर्ट पे। और जो उनके फादर रहते हैं पैगंबर, जो उसके फादर रहते हैं वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर रहते हैं। तो एक बार की बात है, बिस्मिल खान की मम्मी ने उनको लेके गई कहाँ, उनके बनारस पे लेके गई, उनके मामा जी के घर घूमने उमने के लिए वो उनको लेके गई साथ पे। तो जो उनके मामा जी थे बिस्मिल खान के, अली बख्श, वो भी शहनाई बजाते थे। वो कहाँ शहनाई बजाते थे, मंदिर में जाके विष्णु टेम्पल में वो शहनाई बजाया करते थे। तो उनने अपने मामा जी को देखा कि ये बजा रहे हैं, उनको फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा। वो उनके साथ घंटों बिता देते थे इस चीज़ को सीखने पे, इस चीज़ को बजाने पे। उनने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ साल बीत गए तो उन्हें क्या करते थे, जो बिस्मिल खान थे वो गंगा के साइड में जाके बैठते थे, वहाँ पे घाटों में जाके बैठते थे, तो वहीं पे वो बजाते थे शहनाई की प्रैक्टिस, वो घाटों पे जाके किया करते थे। एक बार की बात है जब बिस्मिल खान थे 14 साल के, तो उनने के जो मामा जी थे उनके साथ वो कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो वहाँ पे जो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उनने अपने मामा जी का बाकायदा साथ दिया, उनके साथ गाए बजाए। जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो वहाँ पे एक थे उस्ताद फयाज़ खान, उनने क्या किया, बिस्मिल खान की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम अगर अच्छा वर्क करोगे, मतलब मेहनत करोगे, तो तुम बहुत आगे जाओगे। अब बात करते हैं, ये उस वक्त की बात है 1938 पे, जब ओपनिंग हो रही थी ऑल इंडिया रेडियो की। तो वहाँ पे क्या किया गया था, बिस्मिल खान को एक ब्रेक दिया गया था, उनको फर्स्ट चांस मिला था वहाँ पे मतलब बजाने का। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बिस्मिल खान बहुत ज़्यादा सुनने वाले बने, मतलब जो उनकी शहनाई थी वो बहुत ज़्यादा सुनी गई, बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई। और बिस्मिल खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें 15 अगस्त 1947 जब अपन को इंडिपेंडेंस मिली, वो पहले एक भारतीय थे जिन्हें इंडिया को सैल्यूट किया अपनी शहनाई के द्वारा। उनने एक राग बजाई, राग काफ़ी बजाई रेड फोर्ट पे, जहाँ पे मौजूद थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनने फिर ये प्रोग्राम के बाद अपनी स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो जो बिस्मिल खान थे उनने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी गई है, उनने अपनी परफॉर्मेंस दी थी जो कि थी इंडिया में और अब्रॉड में, बाहर के देशों में भी उनने दिया था। जो उनका पहला देश था जिन पे उनने अब्रॉड पे कंट्रीज थी, उनने वहाँ पे प्रोग्राम दिया, जो पहला था वो था अफ़गानिस्तान। वहाँ के जो किंग ज़ाहिर शाह थे वो मतलब बिस्मिल खान के
फ़ैन टाइप हो गए थे, मतलब उन्हें उनकी जो शहनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो उनने क्या किया, उनको तोहफे में दिया प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। उनने बिस्मिल खान को एक पर्शियन कारपेट तोहफे पे दिए। और जो ये अफ़गानिस्तान के किंग थे, यही नहीं, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल खान से। तो उनके नाम के लिए एक फ़िल्म बनाई, गूंज उठी शहनाई। तो उनने बिस्मिल खान के लिए फ़िल्म बनाई और इसमें बिस्मिल खान ने एक गाना भी गाया, दिल के खिलौना है टूट गया, जो बहुत ही ज़्यादा चार बस्टर थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उनका ये गाना पूरे इंडिया पे। और जो बिस्मिल खान ने, उनने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया, एक थी ये भट्ट जी की, विजय भट्ट की, और गूंज उठी शहनाई ये विजय भट्ट की है, और एक थी विक्रम श्रीनिवास की कनाडा वेंचुअर सनाधि अपर्णा। इनने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया। वो ये कहते थे बिस्मिल खान कि मुझे ये जो ग्लैमर है ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे हिसाब का नहीं है। फिर जो धीरे धीरे थे बिस्मिल खान जी के अवार्ड बढ़ते गए और वो पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया था परफॉर्मेंस के लिए लिंकॉन सेंटर हॉल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे उनको बुलाया गया वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए। और उन्हें पार्टिसिपेट कहाँ पे किया था, एक जगह और, दी वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन दी कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन दी ओसाका ट्रेड फेयर। इन्हें मतलब बहुत सारी जगहों पे काम किया, इंटरनेशनली, इंडियनली, इन्हें मतलब अब्रॉड, इंडिया, सब जगह इन्हें काम किया। इन्हें हर जगह अपनी परफॉर्मेंस दी, बाहर दिया, इंडिया पे दिया। और उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल खान। नेशनल अवार्ड्स मिले, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला इन्हें, और 2001 में इन्हें सबसे बड़ा अवार्ड मिला जो अपने भारत देश का है, भारत रत्न मिला इन्हें। और जब वो भारत रत्न को लिए, उनने ये स्पीच दी और उनने ये बोला कि टीच योर चिल्ड्रंस म्यूज़िक, दिस इज़ द हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशनल एवर, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अ म्यूज़िक। उनने ये बोला कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल है, हमारे यहाँ का ये चलते आ रही है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक है हमारे यहाँ का। वेस्ट के जो लोग हैं वो हमसे म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। जो खान साहब रहते हैं उन्हें ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं रहता है, उन्हें सिर्फ 2 जगहें बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि बनारस है और दुमराउन है। जो दुमराउन वो है जहाँ पे उनका बचपन था, और बनारस वो है जहाँ पे उनने शहनाई को आकार दिया, ये कह सकते हैं। तो हम ये बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उन्हें घूमने का शौक़ नहीं है, उन्हें बाहर रहने का शौक़ नहीं है, तो इसके लिए भी एक किस्सा है। उन्हें बताया है कि जो उनका एक स्टूडेंट था यूएसए का, उनने बिस्मिल खान से बोला कि आप यहाँ यूएसए में आके शहनाई का स्कूल स्टार्ट कीजिए, यहीं पे हम लोग को पढ़ाइए, यहीं पे हम लोग को सिखाइए। उसने ये भी वादा किया वो बच्चे ने कि मैं आपके लिए पूरा माहौल वहाँ का बना दूँगा, पूरा वातावरण वैसा बना दूँगा, वहाँ पे टेम्पल वहाँ के जैसे रख दूँगा, बनारस जैसे। तो बिस्मिल खान जी ने सिर्फ उससे ये कहा कि तुम जो हमारी रिवर गंगा है वो वहाँ पे लेके आ सकते हो क्या। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है, उन्होंने ये बताया है कि मैं कहीं भी क्यों ना रहूँ, मैं भारत आने के लिए, बनारस में रहने के लिए तड़पता हूँ। अगर मैं मुंबई भी रहता हूँ तो मैं अपनी ये जो रिवर गंगा है उसको बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ। उनने ये भी बोला कि जब वो बनारस पे रहते हैं तो वो दुमराउन का जो खट्टा वो मठा रहता है उन्हें वो बहुत पसंद है। हमें बिस्मिल खान की ज़िंदगी से ये एग्जाम्पल मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चरल रहते हैं, मतलब मिट्टी से जुड़े हुए इंसान अपन ये कह सकते हैं उन्हें, मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली रहते हैं। वो मुसलमान होने के बाद भी ये जो अपनी काशी विश्वनाथ टेम्पल रहता है इस पर वो शहनाई बजाते थे। उनको कास्ट का कुछ नहीं था, उनने रिवर गंगा के साइड में बैठ के भी इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टिक दी राइट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, दी शहनाई पुंगी वॉज अ रिडिड नॉइस मेकर। इसका आंसर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉइस मेकर है। इसका आंसर है पुंगी। सेकंड, बिस्मिल खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफर दी पुंगी इनटू अ शहनाई। इस पे ये पूछ रहा है कि बिस्मिल खान, बार्बर और अली बख्श में से किसने
पुंगी को शहनाई पे कन्वर्ट किया? तो इसका आंसर है अबाबर अली बख्श। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हम बिस्मिल खान्स पर्सनल एंसेस्टर वर बार्बर, प्रोफेशनल और म्यूजिशियंस। इस पे ये बोल रहे हैं कि जो बारबल खान की फैमिली थी उन लोग मतलब किस फील्ड से थे? तो उसका आंसर ये है प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे उन लोग सब लोग। सो फोर्थ क्वेश्चन है बिस्मिल खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फयाज खान। इस पे ये बोल रहा है कि जो बिस्मिल खान है उसने शहनाई बजाना सीखना किससे सीखा है? तो उसका आंसर क्या है? उसके मामा अली बख्श से। फिफ्थ क्वेश्चन है बिस्मिल खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए या कनाडा। इस पर ये पूछ रहा है कि बिस्मिल खान का जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड का, बाहर के कंट्री पे, वो कहाँ पे था? उसका आंसर है अफगानिस्तान। ओके, तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शोज उस्ताद बिस्मिल खान्स फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड below, then mark a tick in the correct column. Discuss your answer in class. इस पे ये बोला गया है कि नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उससे आपको मैच करना है कि वो बिस्मिल खान के हैं या फिर उनकी उस टाइप की फीलिंग्स थी, किस किस आइटम में उनकी फीलिंग्स थी, ये बताना है। ओके, फर्स्ट कॉलम पे है बिस्मिल खान्स फीलिंग अबाउट, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। फर्स्ट है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक। इस पे बोला गया है बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाना, ऑब्वियसली उन्हें पसंद था, पॉजिटिव। दी फिल्म वर्ड, उन्हें पसंद नहीं था, पसंद भी था और नहीं भी था, तो न्यूट्रल। माइग्रेटिंग टू दी यूएसए, वो भी न्यूट्रल था भी और नहीं भी। प्लेइंग एट टेम्पल्स, ये इन्हें बहुत पसंद था। गेटिंग दी भारत रत्न, ये पॉजिटिव है। द बैंक ऑफ द गंगा, ये भी पॉजिटिव है। लिविंग बनारस एंड दुमराव, ये नेगेटिव था, वो इन दोनों को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ओके, तो अब आते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे, मतलब बुक की एक्सरसाइज पे, जिसका थर्ड क्वेश्चन है आंसर्स दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो औरंगजेब है उसने पुंगी को बैन क्यों किया? इसका आंसर है एम्परर Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence because it had a shrill, unpleasant sound. Pungi becomes the generic name of reeded noise maker. इसका ये मतलब है, आंसर ये बोल रहा है कि जो औरंगजेब है उसने पुंगी का बैन इसलिए किया रॉयल रेसिडेंस में, मतलब अपने महल में या जहाँ जहाँ उसका राज्य था वहाँ पे उसने पुंगी को इसलिए बैन किया क्योंकि जो पुंगी का साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा बेसुरा था, अच्छा सा नहीं था, मतलब जो सुकून देता है वैसा वाला उसका साउंड नहीं था, तो उसने उसको क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया उसने। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज़ ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसी है? तो इसका आंसर है पुंगी हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड वाइल शहनाई अ मेलोडियस साउंड। इस पे ये बोल रहा है कि जो पुंगी है वो मतलब अच्छा साउंड नहीं रहता, उसका बेसुरा रहता है। और दूसरी साइड देखें तो शहनाई में ये है कि बहुत ही खूबसूरत सा उसके साउंड रहता है, बहुत ही अच्छा प्लीजेंट वाला साउंड रहता है उसको। शहनाई इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। जो शहनाई है वो पुंगी से बड़ी रहती है और उससे चौड़ाई में, लंबाई में उससे पुंगी से बड़ी रहती है। और एंड हैड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। उस पर ये बोल रहा है जो शहनाई रहती है उस पर 7 होल्स रहते हैं उसकी बॉडी पे। इट प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड, इट साउंड्स ऑल्सो कंसिडर टू बी ऑस्पेसियस। इस पर यह बोला गया है जो शहनाई है उसका साउंड बहुत ही सुरीला रहता है और उसको कंसीडर किया गया है शुभ के लिए, शुभता का प्रतीक बताया गया है शहनाई को। जहाँ पे कोई भी शुभ काम होता है तो वहाँ पे शहनाई बजती है। थर्ड आंसर क्वेश्चन है वेयर वॉज शहनाइड प्लेड ट्रेडिशनली। ये पूछ रहा है कि शहनाई को कहाँ पे प्ले किया जाता है ट्रेडिशनली। रिलीजियस मतलब पूजा पाठ के, ऐसा कह सकते हैं ट्रेडिशनली। आंसर है इसका शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड एट अ रॉयल कोर्ट। शहनाई जो है वो रॉयल कोर्ट में बजाई जाती है, मतलब राजघराने में बजाई जाती है।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। इस पे ये बोला गया है वो अभी के टाइम पे कहाँ पे यूज़ करी जा रही है, टेम्पल्स पे, मंदिरों में, और वेडिंग्स पे यूज़ की जाती है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल खान। इस पे जो क्रेडिट दिया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल बनाने के लिए, उसका किसको दिया जाता है क्रेडिट, वो है उस्ताद बिस्मिल खान को। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? इस पे ये बोल रहा है कब, कैसे जो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा सा पड़ाव मिला उनकी ज़िंदगी में जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। गेट ए बिग ब्रेक, आंसर है इसका विद द ओपनिंग ऑफ ऑल द इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। इन्हें बोला विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, मतलब जो ऑल इंडिया रेडियो था जिसकी ओपनिंग थी लखनऊ पे 1938 पे। केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, उसमें मिला बिस्मिल्लाह खान को मौका, मतलब अपनी शहनाई के लिए, तो यहाँ से उनका बिग ब्रेक मिला उनको, बिस्मिल्लाह खान को। ही सून बिकम एन ऑफ्टन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और कुछ ही समय के बाद बिस्मिल्लाह खान सबसे ज़्यादा शहनाई सुनने वाले इंसान बने, जिनकी शहनाई सबसे ज़्यादा सुनी गई ऑल इंडिया रेडियो पे। 5th क्वेश्चन है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेस दी शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिकल। इस पे ये बोल रहा है 5th क्वेश्चन पे कि 15 अगस्त को 1947 में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई, और वो जो इवेंट था वो हिस्टोरिकल कैसे बन गया, ऐतिहासिक कैसे बन गया। तो इसका आंसर ये है व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इस पे ये बोल रहा है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 पे, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। इस पे ये बोला गया है कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो पहले इंडियन थे जिसने इंडिया को ग्रीट किया, मतलब नमस्कार किया अपनी शहनाई के द्वारा। He poured his heart in Rag Kafi from the Red Fort to an audition which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पे ये था कि उनने अपनी शहनाई से राग काफ़ी, मतलब शहनाई को बजाया, जो कि प्रोग्राम कहाँ हो रहा था, रेड फोर्ट पे ऑडिशन हो रहा था। वहाँ पे कौन थे, कौन कौन उपस्थित थे रेड फोर्ट पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्हें फिर स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। 6th क्वेश्चन है वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। क्वेश्चन 6 ये बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों किया शहनाई स्कूल खोलने के लिए USA पे। तो इसका आंसर ये है अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हियर शहनाई स्कूल इन द USA। इस पे जो USA का उनका एक स्टूडेंट था, उनने उनसे बोला कि सर आप प्लीज़ यहाँ पे शहनाई अपना स्कूल खोलिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लेटिंग द टेम्पल्स देयर। वो स्टूडेंट ने वादा भी किया कि जैसे बनारस का एटमॉस्फेयर रहता है, जैसे वहाँ का वातावरण रहता है, मंदिर ये सब, वो सब वहाँ पे बनाएगा आपके लिए कि आपको वो चीज़ नई ना लगे, वो जगह नई ना लगे। लेकिन खान ने, जो खान साहब थे, उनने क्या बोला वो सुनिए। बट खान साहब said him if he would be able to transport रिवर गंगा as well। उनने बोला क्या आप रिवर गंगा को वहाँ पे लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन 7th पे आते हैं फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट द बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया एंड बनारस। इस पे ये बोला गया है कि आप 2 कड़ियाँ बताइए कि जिससे आपको पता चले कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को और बनारस को कितना प्यार करते हैं। इस पे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है पहला, इस पे पॉइंट बोले गए ना, 2 पॉइंट बताना। तो पहला पॉइंट है दैट इज़ वाई वेयर एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान। उनने बोला अगर मैं फॉरेन कंट्री में भी रहता हूँ तो मुझे तलब रहती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ, वहाँ जाऊँ। While in Mumbai, I think of only Banaras and the incident is historically
होली गंगा। उन्होंने बोला अगर मैं मुंबई में भी रहता हूँ तो मुझे बनारस की बहुत याद आती है, रिवर गंगा की बहुत याद आती है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन पार्टीशन हैपन, जब वो हुआ था पार्टीशन, तो उस पर जो मिस्टर शेखर गुप्ता आस्क्ड हिम डिडंट ही एंड हिज फैमिली थॉट ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जो मिस्टर शेखर है उनने बिस्मिल्लाह खान से बोला कि आपको और आपकी फैमिली को नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या जवाब दिया कि सुनिए, ही रिप्लाइड गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। उनने बोला भगवान ने मुझे इस चीज़ की अनुमति नहीं दी है, मुझे पाबंद किया गया है कि मैं बनारस ना छोड़ूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विद अ टू वर्ब, ट्राई टू आंसर क्वेश्चन इन ब्रैकेट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, इसका आंसर है टू विन दी मैच। सेकेंड, वी ऑल वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप। थर्ड, they advise the hearing impaired child's mother to purchase a hearing aid. Fourth, the authorized permitted us to visit the zoo. Fifth, a musician decided to play the piano. Okay, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच द डेफिनेशन एंड राइट दैम डाउन। पहला क्वेश्चन है दी होम ऑफ रॉयल पीपल, ये कहाँ लिखा गया है, दी होम ऑफ रॉयल पीपल, पैराग्राफ 1 रॉयल रेसिडेंस। सेकेंड, दी स्टेज ऑफ बीइंग अलोन, पैराग्राफ 5 सॉलिट्यूड। थर्ड, अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, पैराग्राफ 2 indispensable. Fourth, to do something not done before, paragraph 5 improvise. Fifth, without much effort, paragraph 13 effortless. Sixth, quickly and in large quantities, paragraph 9 dash and dash, thick and fast. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, टिक दी राइट आंसर। फर्स्ट, व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट रिमेन्स डेड lives again, आंसर है lives again. Second, when a government bans something it wants it stop it or stop it. Third, when something is considered occupacious, welcome it, avoid it, welcome it. Fourth, when we take to something we find it boring, interesting. Fifth, when you appreciate something you find it good and useful, find it of no use, आंसर है find it good and useful. Sixth, when you replicate something you do it for the first time, for the second time, आंसर है for the second time. Seventh, when we come to terms with something it is still upsetting, no longer upsetting, आंसर है no longer upsetting. ओके, अब आते हैं लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन पे। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट में है एडजेक्टिव ओनली बिफोर नाउन, नॉट बिफोर नाउन, बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिस्पेंसिबल, जिसका आंसर है बिफोर एंड आफ्टर। सेकेंड का है इम्प्रेस्ड, बिफोर नाउन। अफ्रेड, आफ्टर द नाउन। आउटडोर, आफ्टर द नाउन। Paternal, before the noun. Countless, after the noun. Priceless, after the noun.